जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वित्तीय आपातकाल को समझेंगे। वित्तीय आपातकाल से संबंधित क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, उनको जानेंगे। साथियों, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में इसका जिक्र है, वर्णन है। किस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? ठीक है साथियों, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है। इसको देखते हैं। यदि राष्ट्रपति इस बात को लेकर संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, वित्तीय स्थिति पर खतरा है, तो राष्ट्रपति पूरे भारत में या उसके किसी क्षेत्र विशेष में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति करेंगे। अन्य जो दो आपातकाल हैं ठीक उसी की तरह, और इसकी कंडीशन, शर्त ये है कि वो इस बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि भारत की वित्तीय स्थिति खतरे में है। ठीक है, वित्तीय संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न हो गया है। ठीक है, इसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं और इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। एग्जैक्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है, इसके बारे में संविधान में नहीं उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, लेकिन उद्घोषणा का आधार ये बताया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय आपातकाल की तरह वित्तीय आपातकाल पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, उसके किसी एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है, किसी एक राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है साथियों, और इसका आधार होगा कि वित्तीय स्थिति पर खतरा, वित्तीय संप्रभुता पर खतरा, और इसकी घोषणा कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है साथियों, अब राष्ट्रपति ने इसकी उद्घोषणा कर दी, उसके बाद संसद का अनुमोदन लेना बेहद आवश्यक होता है, जैसे कि हमने राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में देखा था। इसको समझते, उद्घोषणा की तिथि के 2 महीने के भीतर संसद का जो अनुमोदन है वो अनिवार्य होता है, वो जरूरी होता है। ठीक है, 2 महीने के अंदर अगर संसद ने इसका अनुमोदन दे दिया, ठीक है, तो ये अनंत समय के लिए प्रभावी हो जाता है। समझिए, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक बार अनुमोदन के पश्चात ये तब तक प्रभावी रहता है जब तक इसे वापस ना लिया जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि राष्ट्रपति ने जिस तारीख को घोषणा की है उसके 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन अनिवार्य है, अन्यथा ये वित्तीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और एक बार अगर संसद ने इसे अनुमोदन दे दिया तब इसे राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की तरह हर 6 माह के बाद पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार अनुमोदन के पश्चात ये अनंत काल तक लागू किया जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, और ये वो अनुमोदन इसको 2 माह के भीतर ले लेना होता है। ये बिल्कुल राष्ट्रपति शासन के समय अंतराल के समान है। ठीक है, इससे 2 बातें निकल के आती हैं कि वित्तीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी रहेगा, इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, और अन्य आपातकालों की तरह इसे पुनः संसद की मंजूरी नहीं लेनी होती है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं। यानी कि वित्तीय आपातकाल एक बार अगर संसद ने उसका अनुमोदन कर दिया वित्तीय आपातकाल का, तो वित्तीय आपातकाल तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि राष्ट्रपति इसे दोबारा एक अनुवर्ती घोषणा करके वापस नहीं ले लेते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, वित्तीय आपातकाल को संसद में अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें यह है कि किसी भी समय राष्ट्रपति अनुवर्ती घोषणा कर इसे वापस ले सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है। 2 बातें और समझिए कि
चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, उसे अनुवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे संसद की अनुमति द्वारा अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति शासन है उसकी मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल होती है और एक बार अनुमोदन करने पर वित्तीय आपातकाल भी अनंत काल के लिए लागू हो जाता है। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की जो समय सीमा है वो निर्धारित नहीं है, जबकि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा 3 माह निर्धारित है। ये तीनों की मैंने कंपैरेटिव स्टडी आपको बता दी। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? बेसिक एक प्रभाव तो आप ये समझिए कि राज्य के जो वित्तीय अधिकार हैं या जो केंद्र और राज्यों के बीच जो साधारण स्थितियों में वित्तीय बंटवारा है वो खत्म हो जाता है और राज्य के जो सभी वित्तीय मामले होते हैं उन पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। मतलब यानी कि हमारी संघीय प्रणाली वित्तीय आपातकाल में एकात्मक रूप ग्रहण कर लेती है वित्तीय संबंधों में। ठीक है, और राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर नियंत्रण किसका स्थापित हो जाता है? केंद्र का स्थापित हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसका आप देखिए एक एक करके पॉइंट वाइज हम इसके इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। केंद्र की कार्यकारिणी का विस्तार हो जाता है। बिल्कुल, वित्तीय मामलों राज्य के वित्तीय मामलों पर अधिकार किसका हो जाता है? वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र का हो जाता है। एक तरीके से केंद्र के जो वित्तीय अधिकार हैं या उसकी कार्यकारिणी का एक्सपेंशन हो जाता है। राज्य को केंद्र वित्तीय सिद्धांतों के पालन के लिए दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है, दिशा निर्देश देता है और राष्ट्रपति इसके लिए पर्याप्त और आवश्यक दिशा निर्देश दे सकता है राज्यों को। ठीक है, ये जो नियंत्रण इस पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि राज्य के वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। ये नियंत्रण केंद्र इन वित्तीय सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए राज्य को कुछ दिशा निर्देश देता है और राष्ट्रपति दिशा निर्देश देता है। उनके माध्यम से वो राज्य की वित्तीय स्थिति को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तीसरा इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं। राज्य की सेवा में जो लगे किसी खास अथवा सभी वर्गों के सेवकों के वेतन एवं भत्तों में कटौती कर सकती है। यानी कि ये अधिकार हो जाता है केंद्र सरकार अगर चाहे तो संबंधित राज्य की किसी खास सेवा या उसकी सभी सर्विसेज में जो लगे लोग हैं या सेवक हैं उनके वेतन और भत्तों में कटौती कर सकता है। जो राज्य की जो विधानसभा है उसने जो धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक पारित किए हैं तो राष्ट्रपति हर धन विधेयक और वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए या उसके विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। ये अधिकार हो जाता है। ठीक है साथियों, और ठीक इसी तरीके से जो ये वाला पॉइंट है, केंद्र की सेवा में लगे किसी खास वर्ग के अथवा सभी वर्ग के सेवकों के वेतन एवं भत्ते में कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है केंद्र सरकार। उसके लिए निर्देश जारी कर सकती है। सभी न्यायाधीश हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सभी न्यायाधीश में मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। ये ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपातकाल के समय केंद्र सरकार राज्यों को दिशा निर्देश जारी करती है वित्तीय सिद्धांतों के पालन के लिए। इसके लिए राष्ट्रपति पर्याप्त और आवश्यक निर्देश बना सकता है और राज्यों को इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कह सकता है। और राज्यपाल सभी धन विधेयक और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ या उसकी स्वीकृति के लिए आरक्षित रखता है। ठीक है, राज्य और केंद्र की सेवा में लगे किसी खास वर्ग के या सभी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते में कटौती के लिए केंद्र सरकार निर्देश जारी कर सकती है। ये प्रभाव है साथियों।
ठीक है। और ये प्रभाव मुख्यतः आर्थिक आयाम से संबंधित है, वित्तीय पहलुओं से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल में भी मूल अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखिए कि अब तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा नहीं हुई है। 3 बार हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। 1991 में कुछ ऐसी स्थितियां जरूर बन गई थी, लेकिन फिर भी हमारी उस समय की सरकार ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की थी। राजकोषीय संकट पैदा हो गया था, मुद्रा का बहुत तेजी से अवमूल्यन हो रहा था, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी और एक इकोनॉमिक क्राइसिस और वित्तीय संकट पैदा हो गया था। लेकिन बाद में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ को अपनाया और उस संकट को दूर किया। और इस संकट को दूर करने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या उस समय के जो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका बहुत अहम योगदान है। आज भारत जिस आर्थिक मुकाम पर पहुंचा है, चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है विश्व की, उसके लिए 1991 में जो रिफॉर्म किए गए थे, जो सुधार किए गए थे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। या मानिए कि उसी रोड पर आगे चलते हुए आज हमने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी का मुकाम हासिल किया है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद।